नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु। अध्यक्ष टाइम्स टाना भारत के मॉर्निंग बुलेटिन न्यूज उदय में आपका स्वागत है और इस बुलेटिन में हम आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें दिखाएंगे। बुलेटिन में वायरल खबरों का फैक्ट चेक भी करेंगे। खबरें आपके काम की भी होंगी, लेकिन सबसे पहले देखिए 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें। आज से करतारपुर कॉरिडोर खुलने वाला है। मोदी सरकार के ऐलान के बाद सुबह 11 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। पूरी प्रक्रिया होने के बाद तीर्थ यात्रियों का पहला 250 लोगों का जत्था गुरुद्वारे के दर्शन करेगा। यात्रा के लिए RT-PCR रिपोर्ट, वैक्सीन सर्टिफिकेट जरूरी होगा। सीएम चन्नी ने कहा है कि 18 नवंबर को जत्थे में पंजाब की कैबिनेट भी शामिल होगी। दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण पर आज सुप्रीम कोर्ट आपात बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी लेगा। सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण के मामले में केंद्र सरकार को बैठक बुलाने और प्रदूषण की रोकथाम के लिए तत्काल जरूरी उपाय करने का निर्णय लेने को कहा था। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन की बैठक में जो भी फैसले हुए हैं वो कोर्ट के सामने रखे जाएंगे। देश की राजधानी में वायु प्रदूषण का स्तर और बढ़ने वाला है। पाकिस्तान और पंजाब हरियाणा की तरफ से पराली का धुआं लेकर हवाएं पहुंचने लगेंगी, जिससे दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। नोएडा में आज वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर का केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे उद्घाटन करेंगे। फिल्म सिटी सेक्टर 16 के पास DND एक्सप्रेसवे के ग्रीन बेल्ट पर इस टावर को लगाया गया है। लखीमपुर खीरी केस की जांच कौन से रिटायर्ड जस्टिस की देखरेख में होगी, इसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना सकता है। केस में जांच आगे बढ़ाने के लिए योगी सरकार के वकील हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि कोर्ट इस मामले में जो आदेश पारित करना चाहता है वह कर सकता है। पीएम मोदी आज सुबह 10:30 बजे देश भर की विधानसभाओं के अध्यक्षों की कॉन्फ्रेंस का वर्चुअली शुभारंभ करेंगे। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में भारत के लोकतंत्र में पीठासीन अधिकारियों की जनता, संविधान और सदन के प्रति दायित्वों पर चर्चा होगी। पहले दिन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, हिमाचल के CM जयराम ठाकुर भी शामिल होंगे। पीएम मोदी 19 नवंबर को बुंदेलखंड में पेयजल और सिंचाई सुविधाओं की सौगात देने वाले हैं। कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए CM योगी आदित्यनाथ आज महोबा और झांसी के दौरे पर रहेंगे। वहां पर वो निरीक्षण कर तैयारियों की समीक्षा करेंगे। यूपी चुनाव में पूरा जोर लगा रहे अखिलेश यादव का आज रोड शो होना है। समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश और सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर गाजीपुर से आजमगढ़ तक संयुक्त रोड शो करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज यूपी के चित्रकूट में महिलाओं के साथ संवाद करने वाली है। प्रियंका गांधी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ संवाद करेंगी। चित्रकूट में कार्यक्रम दोपहर 12 बजे रामघाट पर शुरू होगा, जिसमें बड़ी तादाद में महिलाएं शामिल होंगी। राजस्थान में जल्द ही कैबिनेट एक्सपांशन होने वाला है। जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि अब जल्दी ही हमारे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। अशोक गहलोत और सचिन पायलट की सोनिया गांधी से मुलाकात हो चुकी है। वहीं राहुल गांधी के भारत लौटते ही विस्तार पर फैसला होगा। आज से 3 दिवसीय बेंगलुरु टेक समिट का उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू उद्घाटन करेंगे। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और इजरायल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट भी इसे संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज यूपी दौरे पर रहेंगे। झांसी में 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का उद्घाटन करेंगे। समारोह सुबह 11:30 बजे शुरू होगा। राजस्थान में शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग में रिश्वत का खेल उजागर हुआ है। मुख्यमंत्री गहलोत के पूछने पर कि ट्रांसफर के लिए पैसे देने पड़ते हैं क्या, तो उन्हें शिक्षकों की ओर से हाँ में जवाब मिला। शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा की मौजूदगी में CM ने कहा है कि इसे रोकने के लिए नई ट्रांसफर नीति बनाएंगे। राजस्थान में अब पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हो गई हैं। गहलोत सरकार ने पेट्रोल पर 4 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 5 रुपए प्रति लीटर कम कर दिए हैं। नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। कैबिनेट के इस फैसले के बाद अब राज्य सरकार पर 3500 करोड़ रुपए का सालाना बोझ पड़ेगा। दिल्ली में आज से शराब के सभी सरकारी ठेके बंद कर दिए गए हैं। केजरीवाल सरकार की नई आबकारी नीति के लागू होते ही अब सिर्फ निजी दुकान पर ही शराब की बिक्री होगी। हालांकि सरकारी ठेके बंद होने से शराब की किल्लत और निजी दुकानों पर अचानक भीड़ बढ़ सकती है। S-400 मिसाइल के बाद अमेरिकन ड्रोन से भारत की मारक क्षमता बढ़ेगी। भारत सरकार ने अमेरिका से MQ-1 प्रीडेटर B ड्रोन की 30 यूनिट को खरीदने की हरी झंडी दे दी है। इसकी कीमत करीब 3 अरब अमेरिकी डॉलर यानी कि करीब 22,000 करोड़ रुपए होगी। भारतीय नौसेना के बेड़े में मिसाइल डिस्ट्रॉयर और सबमरीन शामिल होंगी।
नौसेना के वाइस एडमिरल सतीश नामदेव घुरमड़े ने कहा है कि युद्धपोत विशाखापट्टनम को 21 नवंबर को बेड़े में शामिल किया जाएगा, जबकि पनडुब्बी वेला को 25 नवंबर को शामिल किया जाएगा। स्वदेशी हथियारों से चीन को कड़ा जवाब दिया जाएगा। चीन अब अमेरिका को पछाड़कर दुनिया का सबसे अमीर देश बन गया है। यह रिपोर्ट आय के 60% से अधिक का प्रतिनिधित्व करने वाले 10 देशों की राष्ट्रीय बैलेंस शीट की जांच के बाद तैयार की गई है। पाकिस्तान ने मसूद खान को अमेरिका में अपना नया एम्बेसडर बनाया है। ओसामा बिन लादेन के एक खास सहयोगी से मसूद के करीबी रिश्ते रहे हैं। माना जा रहा है कि अमेरिका इस मुद्दे पर पाकिस्तान को फटकार लगा सकता है। अफगानिस्तान में चल रहे मानवीय संकट के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। यह दावा एक अरबी मीडिया आउटलेट ने किया है। अल अरबिया पोस्ट में प्रकाशित एक खबर के मुताबिक अफगान लोगों को सहायता देने का लाभ उठाने के लिए पाकिस्तान एक उपकरण के रूप में उसको मान्यता दिलाने का कार्ड खेल रहा है। सीबीआई ने इंटरनेट पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले में 14 राज्यों में छापेमारी की है। पोर्नोग्राफी के प्रसार में कथित तौर पर शामिल 83 लोगों से संबंधित 76 ठिकानों पर रेड की गई। अधिकारियों ने बताया है कि केंद्रीय एजेंसी ने 83 लोगों के खिलाफ 23 अलग अलग मामले दर्ज किए थे। 200 करोड़ की ठगी के मामले में दिल्ली पुलिस के रडार पर 5 बॉलीवुड की बड़ी हस्तियां हैं, जिन्हें पूछताछ के लिए समन देकर जल्द पुलिस बुला सकती है। सुकेश और लीना से पूछताछ और सीडीआर खंगालने पर पुलिस को इसका सुराग मिला है। जेल के अंदर सुकेश इन बॉलीवुड हस्तियों के संपर्क में था। श्रीनगर मुठभेड़ पर पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि मुठभेड़ों में मारे गए नागरिक को OGW कहा जाता है। इसे साबित करने के लिए अभी तक कोई सबूत नहीं है। इस मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। उधर लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे ने कहा है कि डॉक्टर फर्जी कॉल सेंटर चला रहा था, जो कि आतंकवाद में शामिल था। बिहार में शराबबंदी पर टाइम्स नाउ के स्टिंग के बाद पटना में कई जगहों पर छापेमारी की तैयारी की गई है। बेगूसराय में फिर जहरीली शराब से मौत की आशंका जताई जा रही है। परिजनों ने बताया है कि शराब पीने के बाद मौत हुई है। बिहार के DGP SK सिंघल ने माना है कि शराब की बिक्री रुकने वाली नहीं है। उन्होंने कहा है कि ये लगातार चलने वाली चीज है, ये एक समय पर कभी नहीं रुकेगी। इस पर लगातार कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। समीक्षा बैठक के दौरान ये फैसला लिया गया है कि थानेदार को ही क्षेत्र में शराब की बिक्री होने पर जिम्मेदार माना जाएगा। पीएम मोदी ने सिख धर्मावलंबियों को बड़ा तोहफा दिया है। गुरु पर्व से पहले आज से करतारपुर कॉरिडोर खोला जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। आज सुबह 11 बजे से श्रद्धालु अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। यात्रा के लिए RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट, वैक्सीन सर्टिफिकेट जरूरी है। पंजाब बीजेपी के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात कर करतारपुर कॉरिडोर खोलने की मांग की थी। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी करतारपुर कॉरिडोर प्रकाश पर्व से पहले खोलने की मांग की थी। और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल उस जत्थे का हिस्सा होगा जो 18 नवंबर को पाकिस्तान में गुरुद्वारे का दौरा करेगा। तो राजनीतिक दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। करतारपुर कॉरिडोर आज से खोल दिया जाएगा। आज 11 बजे से रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ नियम कायदे कानून रखे गए हैं कि आपको RT-PCR अपनी रिपोर्ट दिखानी होगी। आपको जो दोनों डोज की जो वैक्सीन ली गई है वो सर्टिफिकेट आपको दिखाना होगा। आप ऑनलाइन वो सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं। प्रकाश पर्व से पहले खोले जाने की मांग की गई थी करतारपुर कॉरिडोर, ताकि करतारपुर साहिब गुरुद्वारे जा सकें। पाकिस्तान में जो स्थित है, जिसकी विशेष मान्यता है, विशेष महत्व है और भारी तादाद में पाकिस्तान में स्थित इस गुरुद्वारे में हिंदुस्तान से लोग और हिंदुस्तानी नहीं बाकी देशों से भी लोग जाते हैं। अब प्रकाश पर नज़दीक है, तो ऐसे में जो सिख धर्मावलंबी हैं वो अब वहां जा सकते हैं और उनके लिए ये अच्छी खबर है। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व से ठीक पहले केंद्र सरकार ने करतारपुर कॉरिडोर खोलने का ऐलान कर दिया। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर करतारपुर कॉरिडोर खोलने की बात का ऐलान किया। गुरु पर्व 19 नवंबर को है। इससे पहले मोदी सरकार ने सिख श्रद्धालुओं के लिए ये बड़ा फैसला लिया है। कोरोना महामारी की वजह से करतारपुर कॉरिडोर को मार्च 2020 में बंद कर दिया गया था। अब 20 महीने के बाद ये कॉरिडोर खोला जा रहा है। 17 तारीख से लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा। 18 को पहला जत्था 250 लोगों के साथ करतारपुर जाएगा। पहले भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने
पाकिस्तान सरकार के ढिंगे लगाने के बावजूद करतारपुर कॉरिडोर को खोलने का निर्णय लिया था। और बीच में कोरोना की महामारी के कारण सभी यात्राएं, विदेशी यात्राएं स्थगित थी। उसमें ये भी यात्रा स्थगित चल रही थी। हम पिछले 4 दिन में प्रधानमंत्री जी को भी मिले, राष्ट्रपति जी को भी हम लोग जाके मिल के आए। कल हमने अमित शाह जी से भी मिलकर गुहार लगाई कि आपने जिस तरह श्री हरमंदिर साहब की डोनेशन के केसेस को ख़त्म किया, जैसे आपने 1984 के कत्लो गारत के जो केसेस हैं उनको रीओपन करके दोषियों को सजा का काम शुरू कराया है, आपने गुरुपुर को पूरे विश्व में मनाने का काम शुरू किया, उसी तरह आपने करतारपुर कॉरिडोर खोला था, अब दोबारा खोलिए। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि केंद्र सरकार ने करतारपुर कॉरिडोर खोलने का फैसला लिया? एकदम से कैसे सरकार करतारपुर कॉरिडोर खोलने को राजी हो गई? क्या करतारपुर कॉरिडोर खोले जाने के सियासी मायने भी हैं? क्या पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने ये अहम फैसला लिया? सिख धर्म के लिहाज से देखा जाए तो करतारपुर कॉरिडोर का अपना बड़ा महत्व है। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर एक सर्वे कराया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही कम सीटें मिल रही थी। कृषि कानून भी पार्टी के चुनावी मंसूबों के सामने आड़े आ रहा था, जिससे पंजाब में भ्रम फैल गया था कि भारतीय जनता पार्टी सिख विरोधी है। सर्वे का नतीजा आने के बाद पंजाब भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने बीजेपी की आला कमान से बात की और उन्हें पंजाब में बीजेपी की स्थिति के बारे में बताया। पंजाब बीजेपी के नेता प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मिले, जिसके बाद केंद्र सरकार ने करतारपुर कॉरिडोर को खोलने की हरी झंडी दे दी। करतारपुर कॉरिडोर खोलना सिख समुदाय के लिए ही नहीं बल्कि सभी श्रद्धालुओं के लिए आस्था का प्रतीक है। पंजाब के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने करतारपुर कॉरिडोर खोलने की वकालत की थी। इस फैसले के जरिए सरकार ने संदेश दिया कि वो सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं का पूरा सम्मान करती है। पंजाब ने अपनी पैठ जमाने के लिए चुनावों से ठीक पहले बीजेपी अमरिंदर सिंह की पार्टी से गठबंधन भी कर सकती है। इससे बीजेपी को पंजाब में एक बड़ा चेहरा मिल जाएगा, जिसकी भारतीय जनता पार्टी को लंबे समय से तलाश भी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। शिमला में पीठासीन अधिकारियों का शताब्दी सम्मेलन, पीएम मोदी सम्मेलन का इसका शुभारंभ करेंगे और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला भी इसमें शामिल होंगे। शताब्दी सम्मेलन में अगले 100 वर्ष की कार्य योजना बनेगी। 23 राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष इसमें शामिल होंगे। 10 राज्यों के विधानसभा उपाध्यक्ष इसमें शामिल होंगे। शिमला में 1921 में पहला सम्मेलन हुआ था और अब जो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं कि शिमला में पीठासीन अधिकारियों का शताब्दी सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें पीएम मोदी इसका शुभारंभ करेंगे। वहीं 19 नवंबर को पीएम का प्रस्तावित महोबा दौरा है। अर्जुन सहायक परियोजना का पीएम लोकार्पण करेंगे। महोबा हमीरपुर बांदा के किसानों को पानी भी मिलेगा। आज सीएम योगी तैयारियों का जायजा लेंगे और पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्जुन सहायक परियोजना का लोकार्पण करेंगे। सीएम योगी आज तैयारियों का जायजा लेंगे। वहीं अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर का रोड शो, आज दोनों नेता एक साथ अपनी ताकत दिखाएंगे, रोड शो करेंगे। गाजीपुर से आजमगढ़ तक ये रोड शो रहेगा। बीजेपी को जवाब देने के लिए पूर्वांचल में रोड शो आयोजित किया जाएगा। गाजीपुर से आजमगढ़ तक ये रोड शो होगा, जिसमें एक तरफ होंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, तो दूसरी तरफ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर गठबंधन में है। एकजुटता यहां दिखाएंगे, ताकत दिखाएंगे, रोड शो करेंगे और बीजेपी को चुनौती देते नजर आएंगे। तो वहीं आज चित्रकूट में प्रियंका गांधी की रैली है। महिलाओं से प्रियंका संवाद करेंगी। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ये इस संवाद का एजेंडा रहेगा। दोपहर 12 बजे प्रियंका गांधी की रैली होगी और प्रियंका हक के लिए महिलाओं को लड़ना सिखाएंगी, ऐसा बताया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। आज दोपहर 12 बजे प्रियंका गांधी की रैली होगी और महिलाओं के लिए जो एक स्लोगन यहां दिया गया है लक्ष्य 2022 का कि लड़की हूं,
लड़ सकती हूं, उसी को वो आगे बढ़ाएंगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश में अब मैराथन दौड़ के सारे महिला वोटरों को रिझाने में लगी हैं। प्रियंका गांधी और उनके रणनीतिकारों ने इसके लिए एक लंबा चौड़ा खाका तैयार किया है, जिसके तहत आने वाले दिनों में पूरे प्रदेश में कांग्रेस के वॉलंटियर मैराथन दौड़ का आयोजन करवाएंगे, जिससे सीधे तौर पर महिलाओं को और लड़कियों को जोड़ने की कोशिश की जाएगी। ये पूरी एक्सरसाइज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन को तलाश करने के लिए कर रही है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने के लिए प्रियंका गांधी को उतारा है और प्रियंका गांधी का भी ये प्लान है कि महिलाओं के जरिए ही उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में नैया पार लगाई जाए। लिहाजा कांग्रेस ने ऐलान किया है कि यूपी चुनाव में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। 2 कदम और आगे बढ़कर प्रियंका गांधी ने महिलाओं को रिझाने के लिए राज्य भर में कई मैराथन दौड़ आयोजित करने की योजना बनाई है। ये मैराथन दौड़ लड़कियों के लिए ही होगी। मैराथन का नाम लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ प्रियंका गांधी के दिए नारे पर रखा गया है। दौड़ जीतने वाली लड़कियों को पुरस्कार के तौर पर स्कूटी और स्मार्टफोन दिया जाएगा। देखिए, इसे राजनीतिक चश्मे से न देखा जाए। प्रियंका गांधी का हर भरपूर प्रयास है कि महिलाओं को उनका हक अधिकार मिले, हर क्षेत्र में वो आगे आए। तो मैराथन के बारे में भी उन्होंने आकर्षक पुरस्कारों की घोषणा की है, जिससे महिलाएं निकल कर आएँ। आखिर इन्हीं की प्रतिभाएं तो आगे बढ़कर ओलंपिक में हमें मेडल दिलाती हैं, खेलों में हमारा मान सम्मान बढ़ाती। तो प्रियंका जी की इस कोशिश को मैं सैल्यूट करता हूँ, एक अच्छा कदम है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रतिज्ञा यात्रा के दौरान वादा किया था कि ग्रेजुएट छात्राओं को मुफ्त स्कूटी और 12वीं पास छात्राओं को मुफ्त स्मार्टफोन दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस महिलाओं को केंद्र में रखकर जो रणनीति बनाई है, उसमें ये सिर्फ अंश भर है। पूरे प्रदेश में 3750 महिलाओं की एक टीम कांग्रेस पार्टी ने तैयार की है और इस पूरे टीम में 2-2 महिलाओं की जो टीम है वो जिलों में दौरा करेंगी, जिसमें एक युवा महिला और एक वयस्क महिला की टीम होगी जो घर घर जाकर कांग्रेस की बात पहुंचाने का काम करेगी। हर टीम के लिए ये तय किया गया है कि वो एक दिन में 50 महिलाओं से मुलाकात करेंगी। टीम में एक युवा और एक बुजुर्ग महिला शामिल होंगी। इनका काम होगा कि वो महिलाओं और लड़कियों से मुलाकात कर कांग्रेस के द्वारा तय किए गए इस सिलिकॉन बैंड को पहने, जिस पर न सिर्फ प्रियंका गांधी का नारा होगा बल्कि उस पर प्रियंका गांधी के हस्ताक्षर भी मौजूद होंगे। कांग्रेस ने फिलहाल उत्तर प्रदेश के लिए ऐसे 1 करोड़ सिलिकॉन बैंड्स बनवाए हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा यूपी चुनाव में युद्ध स्तर पर महिलाओं को अपने साथ जोड़ने में लगी है। कोशिश कितनी कामयाब होगी, ये कहना फिलहाल मुश्किल है। स्मृति जी, राजनीति की बात आती है तो आजकल प्रियंका गांधी वाड्रा जी बहुत ज़्यादा उत्तर प्रदेश में इंटरेस्ट ले रही हैं, सब जगह जा रही हैं और उन्होंने हाल ही में कैंपेन भी एक शुरू किया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। और शायद कहना ये चाह रही हैं कि घर पे लड़का है, लड़ नहीं सकता है। ये पता नहीं, शायद ऑडियंस ना समझी हो, ये लड़का कौन सा है जिसके बारे में ये एक बहुत पुरानी हिंदुस्तान में कहावत है कि ये पब्लिक है, सब जानती है। लड़का कौन है उसको भी अच्छी तरह से पहचानती है। प्रियंका गांधी के यूपी प्लान के तहत डोर टू डोर कैंपेन की योजना है, जिसके जरिए करीब 3 करोड़ महिला वोटरों तक पहुंचने का लक्ष्य है। 2017 के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में महिला वोटरों की संख्या 6 करोड़ 44 लाख थी। यूपी कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि पार्टी ने 3 करोड़ महिला वोटरों तक पहुंचने की रणनीति इसी आधार पर बनाई है, क्योंकि 2017 के चुनाव में 3 करोड़ 10 लाख महिला वोटरों ने वोट दिए थे। इनमें से 1 करोड़ 60 लाख महिला वोटर 18 से 40 की आयु की थी। 2017 विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ महिला वोटर थी। आंकड़े बताते हैं कि 3 करोड़ महिला वोटर जिन्होंने वोट दिया वो ज्यादातर बीजेपी की वोट बैंक रही है। अब इस बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का जो टारगेट है और खासकर प्रियंका गांधी ये कोशिश कर रही है कि महिला वोटर को अपनी तरफ किया जाए। इस बाबत अलग अलग योजनाएं और कार्यक्रम कांग्रेस की तरफ से आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा प्रियंका गांधी वाड्रा पूरे उत्तर प्रदेश में 10 महिला टाउन हॉल जो है उसको भी संबोधित करेंगी।
ये दिखाने की कोशिश होगी कांग्रेस पार्टी की कि वो उत्तर प्रदेश की महिलाओं की जरूरतों को समझती है और अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो महिलाओं की जरूरतों को पूरा करने वाली पार्टी भी कांग्रेस पार्टी ही रहेगी। रंजीता झा, टाइम्स नाउ, नव भारत, दिल्ली। और आइए अब आपको दिखाते हैं 1 मिनट में आपके राज्यों की बड़ी खबरें। राजस्थान में जल्द ही कैबिनेट विस्तार हो सकता है। सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर में इस बात के संकेत दिए हैं। हाल ही में दिल्ली में हाईकमान के साथ अशोक गहलोत और सचिन पायलट की बैठक हुई थी। इसके बाद से ही मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं जोरों पर हैं। सचिन पायलट की बगावत के बाद उन्हें और उनके समर्थकों को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, लेकिन मामला सुलझने के बाद से सचिन पायलट गुट नई नियुक्तियों के इंतजार में है। अशोक गहलोत मंत्रिमंडल विस्तार की खबरें कई बार आई, लेकिन विस्तार नहीं हुआ। पिछले कुछ दिनों से गहलोत कैबिनेट के विस्तार की चर्चा है। पिछले हफ्ते दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद सचिन पायलट ने भी उम्मीद जताई थी कि राज्य में जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। सोनिया गांधी से मिलने के बाद उन्होंने कहा था कि कैबिनेट विस्तार में अनुभव, कामकाज और क्षेत्रीय और जातिगत संतुलन को ध्यान में रखा जाएगा। सचिन पायलट से पहले अशोक गहलोत ने भी सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। कानपुर में जीका वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये वायरस कानपुर शहर के अलावा अब आसपास के ग्रामीण इलाकों में भी तेजी से पैर पसारने लगा है। ये वायरस चकेरी से फैतुलगंज होते हुए दर्शनपुरवा पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि एक मरीज में इस वायरस की पुष्टि हुई है। मंगलवार को इस वायरस से नए संक्रमित मरीज मिले हैं। इसमें 4 फैतुलगंज, इसमें एक बच्ची और एक युवती शामिल है। कानपुर में जीका संक्रमितों की संख्या अब 120 के पार पहुंच गई है। सीएमओ नेपाल सिंह ने बताया कि मंगलवार को किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से आई जांच रिपोर्ट में 5 और जीका संक्रमित मिले हैं। उसमें फैतुलगंज के 4 संक्रमितों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं, जिसमें 10 साल की बच्ची और 20 साल की युवती भी है। सिर्फ कानपुर ही नहीं, उसके पास उन्नाव में भी सर्विलांस टीमों को एक्टिवेट कर दिया गया है। ये टीमें लगातार अपने काम में जुटी हुई हैं। साथ ही इस वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए हर संभव कोशिशें की जा रही है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।